Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor in Chemistry, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मध्यवर्ती और आयनिक स्पीसीज पर औपचारिक आवेश की गणना करना, कि जो इंटरमीडिएट हैं और आयनिक स्पीसीज हैं उन पर औपचारिक आवेश की गणना किस तरह से करें। तो सबसे पहले तो देखें औपचारिक आवेश क्या होता है। तो किसी अणु या आयन में उपस्थित परमाणुओं पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? औपचारिक आवेश कहलाता है। किसी अणु या आयन के समस्त परमाणुओं के औपचारिक आवेश का योग उस अणु या आयन पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर होता है। अर्थात अणु यदि उदासीन है अणु तो उस पर औपचारिक आवेश 0 होगा, और आयन है तो यदि +1 है तो सम कितना हो जाएगा? +1, +2 है तो +2, माइनस में है तो माइनस में उनका सम या योग आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे NO3 नेगेटिव पर औपचारिक आवेश की कैलकुलेशन करें तो टोटल आवेश उस पर होगा -1। इसी तरह CH3 प्लस पर कैलकुलेट करें तो आवेश आएगा CH3 प्लस पर +1। यदि उदासीन फॉर एग्जाम्पल हम अमोनिया पर कैलकुलेट करें तो औपचारिक आवेश होगा 0। तो औपचारिक आवेश को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला होगा वर्ग संख्या माइनस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस हाफ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये दोनों राशि ब्रैकेट में रहती हैं। सेकंड फॉर्मूला है जो इजी रहता है, जिसके आधार पर हम आसानी से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज बराबर परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो हम इजीली देख सकते हैं। संयोजी कोष होता है आउटर मोस्ट सेल। जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। एटॉमिक नंबर तो है 6, 1s2, 2s2, 2p2। तो जो बाहर वाला 2 वाला है उसमें 2 तो s में और 2 p में, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा बंधों की संख्या प्लस अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अबंधी का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अर्थात जो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे हैं। इसमें कई बार हम क्या गलती करते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको एक ही लिख देते हैं पेयरिंग मानते हुए, जबकि यहाँ पर इस फॉर्मूले में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज न करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यूज करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है CH4। देखो CH4 में अब कार्बन पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो क्या होगा? कार्बन पर फॉर्मल चार्ज, कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 4 माइनस 4, बंधों की संख्या कितनी हो गई? 4 प्लस अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो इसका सम कितना आ जाएगा? 0। इसी तरह अमोनिया में नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज, देखो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 5, फिर ब्रैकेट बंद कितने बन गए? 3 प्लस अबंधी इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन पर 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बंद बनाने में काम में आ गए, कितने बच गए? 2। तो अबंधी इलेक्ट्रॉन प्लस 2, तो इनका सम क्या आ जाएगा? 0। इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल है NH4 प्लस पर औपचारिक आवेश। देखो इसमें पहले हाइड्रोजन पर कैलकुलेट करें, फिर नाइट्रोजन पर, और दोनों का क्या कर दें? टोटल। तो H पर औपचारिक आवेश बराबर 1 माइनस बंधों की संख्या 1 प्लस अबंधी इलेक्ट्रॉन 0, तो इनका सम क्या आ गया? 0। नाइट्रोजन पर 5 माइनस बंध कितने बन गए? 4, तो ब्रैकेट में 4 प्लस अबंधी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है, 0, तो कितना आ गया? सम 1। और इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस का। देखो नाइट्रोजन अमोनियम आयन पर पहले से क्या है? +1 है। इस तरह से किसी भी आयन या उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के औपचारिक आवेश का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल HNO3 में देखो, अब इसमें 3 टाइप के ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और N पर तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ऑक्सीजन 3 टाइप के हैं तो तीनों पर अलग अलग कैलकुलेट करना है। A, B और C, तीनों को हमने एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्किंग कर दी है, A, B और C। अब देखो OA पर फॉर्मल चार्ज, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बंद कितने बन रहे हैं? 2, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4, और इसका सम कितना आ जाएगा? 0। इसी तरह OB पर देखो फॉर्मल चार्ज 6 माइनस, अब बंद कितना बन रहा है इस पर? केवल 1 प्लस
6। अब देखो इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 6 थे और बंध बनाने में एक भी काम में नहीं आया, क्योंकि बंध कौन सा बन रहा है, उप सहसंयोजक बंध। तो इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो इसका योग कितना आ जाएगा, -1। इसी तरह ऑक्सीजन सी पर, ए और सी सेम है, तो सी पर आ जाएगा 6 - 2 + 4 = 0। नाइट्रोजन पर औपचारिक आवेश निकालेंगे तो 5 - 4 + 0। और देखो इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, बंद तो 4 ही बंद है, परंतु उपसहसंयोजक जो बंद में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2। तो इसका सम कितना आया, +1। अब सबको जोड़ दीजिए और सबका टोटल कितना आएगा, 0। इसका मतलब HNO3 क्या है, उदासीन स्पीसीज है, और जो हम देखकर भी बता सकते हैं। CH3 रेडिकल पर, कार्बन पर औपचारिक आवेश कितना आएगा, 0। रेडिकल है, इसका मतलब ये उदासीन में ही कंसीडर है, तो इस पर भी औपचारिक आवेश क्या आ जाएगा, 0। अब देखो CN- में कार्बन पर औपचारिक आवेश कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, और यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो कितना हो जाएगा, -1। इस तरह से हम किसी भी स्पीसीज पर औपचारिक आवेश की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट है अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियाँ, कि जो भी रिएक्शन हमें दे रखी हो तो उसकी मैकेनिज्म को किस तरह से कैलकुलेट करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए उसका ऊर्जा परिवर्तन, उसके प्रायोगिक परीक्षण की सही व्याख्याता, क्या क्या स्पीसीज बन रही हैं, और यदि जो हम मैकेनिज्म बता रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि एक अभिक्रिया दी उस पर लागू हो जाती है, वो अन्य पर भी लागू होनी चाहिए। इन सभी तथ्यों के आधार पर हम अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात कर सकते हैं। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने के भिन्न भिन्न मेथड हमारे सिलेबस में मेंशन है, जिसमें हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने का फर्स्ट मेथड है उत्पाद विश्लेषण या प्रोडक्ट एनालिसिस के आधार पर हम अभिक्रिया की क्रियाविधि को ज्ञात कर सकते हैं। देखो प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या करेंगे कि कोई भी अभिक्रिया लेंगे, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, और उन प्रोडक्ट के आधार पर हम क्रियाविधि का अनुमान लगाते हैं। तो जैसे फर्क है कि किसी अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का विश्लेषण एवं क्रियाकारक की संरचना से तुलना करके उसकी प्रकृति व प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लेते हैं, और फिर उसके आधार पर अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 1-chloro-3-methyl-2-butene, ये तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल 3-chloro-3-methyl-1-butene, दोनों का क्या किया गया, जल अपघटन करवाया गया बेसिक मीडियम में, क्षारीय जल अपघटन। तो जो उत्पाद बन रहे हैं वो दोनों से ही सेम बन रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा वो 15% और 85% क्या बन रहा है, टर्सरी अल्कोहल। रिएक्टेंट देखो दोनों अलग अलग है, बट प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं। तो इसके आधार, इसका कारण क्या हो सकता है कि इन दोनों रिएक्टेंट के द्वारा जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बन रही हैं वो समान बनती हैं, जिसमें रेजोनेंस पाया जाता है, और उस रेजोनेंस के कारण ये प्रोडक्ट दोनों समान बन रहे हैं। तो देखो इसमें क्या हुआ कि जैसे 1 वाला जो लिया 1-chloro-3-methyl-2-butene, तो जैसे ही Cl यहाँ से आयोनाइज होता है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और 3-chloro में टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो दोनों में अब इन कार्बोकेटाइन में क्या रहता है, रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास होता है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से रीअरेंज होकर प्राइमरी भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्सरी में। और हम जानते हैं कि टर्सरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी से स्टेबल है, तो हमेशा स्टेबल स्पीसीज की ओर स्पीसीज ट्रांसफर हो जाती है। तो कार्बोकेटाइन यहाँ कौन सा बनेगा, टर्सरी स्थायी है, तो टर्सरी वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेगा और प्राइमरी वाला कम मात्रा में बन जाएगा। अब इस इंटरमीडिएट के आधार पर हम मैकेनिज्म को बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रिएक्शन हो रही है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पढ़ी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर Cl सब्स्टिट्यूट हो रहा है OH से, मतलब न्यूक्लियोफाइल से, तो क्या हो गया ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक में हमने 2 प्रकार पढ़े हैं, SN1 और SN2। SN1 में क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, और SN2 में
ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो यहाँ क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इसके अंदर जो मैकेनिज्म होगी वो SN1 हो जाएगी। इस तरह से हम प्रोडक्ट के आधार पर अभिक्रिया की मैकेनिज्म को बता सकते हैं। सेकंड मेथड है मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान के द्वारा, कि हम रिएक्शन में इंटरमीडिएट को आइडेंटिफाई करें और उस इंटरमीडिएट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके आधार पर अभिक्रिया की क्रियाविधि को बता सकते हैं। कि रासायनिक अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती बनते हैं उनकी पहचान, उनको पृथक करके, अब पृथक कैसे कर सकते हैं, पृथक कर लिए जाए किसी भी मेथड के द्वारा या स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा या उस इंटरमीडिएट को ट्रैप करके। जो मध्यवर्ती हैं उन्हें पृथक करें या स्पेक्ट्रोस्कोपी से सेपरेट करें या उनको ट्रैप करके उनको अलग कर लिया जाता है और उन मध्यवर्तियों के आधार पर अभिक्रिया की क्रियाविधि का अनुमान लगाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया हमने कि एमाइड से एमीन बन रहा है, तो एमाइड से एमीन बनाने की होफमान अभिक्रिया में मध्यवर्ती बन रहा है एन ब्रोमेमाइड ऋणायन और आइसोसाइनेट। इन दोनों को सेपरेट कर लिया गया और इसकी क्रियाविधि जब लिखी गई तो उसमें ये दोनों इंटरमीडिएट बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको इसी से सेपरेट किया है। तो फिर इसकी मैकेनिज्म लिखे हम, तो देखो ये है एमाइड। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाने पर बन गया एन ब्रोमेमाइड। फिर एन ब्रोमेमाइड बेस के साथ अभिक्रिया करके एन ब्रोमो एमाइड ऋणायन का फॉर्मेशन करता है जो हमने सेपरेट किया था। अब ये एन ब्रोमेमाइड नेगेटिव आयन Br यहाँ से निकाल करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रीन में। ये किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रीन में। और फिर नाइट्रीन में एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ जो CH3 है वो किस पर माइग्रेट हो जाता है, नाइट्रोजन पर, और ये आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो हमने दो इंटरमीडिएट सेपरेट किए थे और दोनों इस रिएक्शन में बन गए। फिर आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइसिस करने पर ये प्रोडक्ट बना और इसके डीकम्पोजिशन से क्या बन जाता है, एमीन बन जाता है। इस तरह से एमाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एमीन में, और इसमें दोनों इंटरमीडिएट बन रहे हैं। इसके आधार पर क्या पता चला हमें कि इस अभिक्रिया में नाइट्रीन इंटरमीडिएट बन रहा है। इस तरह से हम इंटरमीडिएट को सेपरेट करके उसकी मैकेनिज्म के बारे में बता सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल लिया हमने कि बेंजीन के नाइट्रीकरण की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या बनेगा, नाइट्रोनियम आयन NO2+। उसको हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल को रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा आइडेंटिफाई करें और उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया में जो इंटरमीडिएट है वो नाइट्रोनियम आयन बनता है। थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें क्या बन रहा है, कार्बीन, और कार्बीन को साइक्लोहेक्सेन से ट्रैप करें। साइक्लोहेक्सेन के साथ ये कार्बीन रिएक्शन करके क्या बना देगा, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनाता है। और ये साइक्लोहेक्सेन होकर क्या है यहाँ पर, साइक्लोहेक्सीन, और साइक्लोहेक्सीन के साथ ये रिएक्शन करके ये वाला प्रोडक्ट बनाता है और डबल बॉन्ड के साथ ये एडिशन रिएक्शन शो करता है जिसे ट्रैपिंग रिएक्शन शो करते हैं। इस तरह से इसको ट्रैप करके हम इंटरमीडिएट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस आधार पर रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम बता सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। थैंक यू।